नई उम्मीदें, नए सपने और एक नई शुरुआत, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार और हम आपके लिए लेकर आए हैं नया सवेरा। बिल्कुल, यहाँ हम बात करेंगे नए भारत की, प्रेस रिपोर्ट्स की भी और आत्मनिर्भर होते भारत की झलक भी आपको दिखाएंगे। आर्थिक विकास की होगी झलक, खेल जगत में क्या कुछ है हिट, कैसे रह सकती है आपकी सेहत फिट, वो भी बताएंगे। करेंगे टेक टॉक और नजर डालेंगे वर्ल्ड वॉच पर, वो हर बात जो आपके दिन को बनाएगी खास। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं शहला निगार और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी संध्या। बिल्कुल, तो आप सभी को सुप्रभात, नमस्कार। तो आइए नया सवेरा की कर लेते हैं शुरुआत सुर्खियों के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अंगोला की नेशनल असेंबली में संबोधन आज। भारतीय समुदाय के साथ बैठक और स्वागत समारोह में भी होंगी शामिल। बिहार में दूसरे दौर का चुनाव कल, 20 जिलों की 122 विधानसभा सीट पर होगी वोटिंग। सभी बूथों पर आज पहुंच जाएगी पोलिंग टीम। जमीन के बदले नौकरी घोटाला केस में दिल्ली की अदालत आज तय कर सकती है आरोप। लालू परिवार के लिए मुश्किल भरा दिन। एमसीडी उपचुनाव ने दिल्ली में बढ़ाया सियासी पारा। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने उतारे अपने अपने उम्मीदवार। नामांकन का आज अंतिम दिन। अमेरिका में शटडाउन पर गतिरोध खत्म होने के संकेत। डेमोक्रेट्स ने दिखाई नरमी, अभी तक लगभग 2000 उड़ानें रद्द। और आकाश चौधरी ने क्रिकेट जगत में बनाया नया रिकॉर्ड। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ठोके लगातार 8 छक्के, सिर्फ 11 गेंद में पूरी हुई हाफ सेंचुरी। तो चलिए नया सवेरा की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समय अफ्रीकी देशों के दौरे पर हैं और पहले चरण की यात्रा में वो अभी अंगोला में हैं। यहाँ आज उनका नेशनल असेंबली में महत्वपूर्ण संबोधन होगा और इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारतीय समुदाय के साथ भी मुलाकात करेंगी और स्वागत समारोह में शिरकत करेंगी। इन कार्यक्रमों के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बोत्सवाना के लिए रवाना हो जाएंगी। ये दौरा भारत और दोनों अफ्रीकी देशों के बीच आपसी समझ को बढ़ाने और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। तो वही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में अंगोला के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में भोज भी आयोजित किया। अंगोला में राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर भी मिला। बेहद महत्वपूर्ण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये दौरा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ऐतिहासिक यात्रा अफ्रीका और ग्लोबल साउथ के संबंधों को मजबूत करने की भारत का जो कमिटमेंट है संध्या, उसको दर्शाती है। बिल्कुल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह भी कहा है कि अंगोला भारत की ऊर्जा सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अंगोला की यात्रा पर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अंगोला की राजधानी लुआंडा में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ लोरेंको भी उपस्थित रहे। इसके बाद दोनों देशों के प्रमुखों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने रिफाइनरी के क्षेत्र में सहयोग पर सहमति जताई। दोनों देशों ने हवाई सेवा समझौते को बढ़ाने पर भी सहमति जताई। मत्स्य पालन और समुद्री कृषि के क्षेत्र में भी समझौते हुए। भारत अंगोला के ऑयल एंड गैस का एक प्रमुख बायर है। हमारी ऑयल एंड गैस कंपनियां अंगोला के साथ लॉन्ग टर्म परचेज कॉन्ट्रैक्ट में प्रवेश करने की इच्छुक है। भारतीय ऑयल एंड गैस कंपनियां अंगोला में
ऑनशोर और ऑफशोर अपस्ट्रीम प्रोजेक्ट्स में निवेश करने की भी इच्छुक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंगोला के 50वें स्वतंत्रता दिवस पर बधाई देते हुए दोनों देशों के बीच गहराते रिश्तों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दोनों देश कूटनीतिक, आर्थिक और सामरिक संबंधों को बढ़ावा देने पर सहमत हैं। भारत का अफ्रीका के साथ एक विशिष्ट और ऐतिहासिक संबंध है। हम इंडिया अफ्रीका फोरम समिट के ढांचे के अंतर्गत सभी अफ्रीकी देशों, विशेषकर अंगोला के साथ साझेदारी के प्रति प्रतिबद्ध है। हम आगामी IAFS समिट के आयोजन की प्रक्रिया में हैं और उसमें अंगोला की सहभागिता की आशा करते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि कृषि क्षेत्र दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकता है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत अंगोला को वंदे भारत जैसी ट्रेनों का निर्यात कर सकता है। भारत के साथ साझेदारी को लेकर अंगोला ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने इस आधिकारिक यात्रा के दौरान अंगोला के 50वें स्वतंत्रता समारोह में हिस्सा लेंगी, संसद को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय से भी बातचीत करेंगी। मैं कैमरामैन शैलेंद्र चौहान के साथ आकाश पोपली, DD न्यूज़ अंगोला। और संध्या, आप बात कर लेते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए प्रचार का शोर जो है वो अब थम गया है। 20 जिलों की 122 सीटों पर कल मतदान होना है और इसके बाद सभी की निगाहें होंगी 14 नवंबर की उस तारीख पर जब नतीजे आएंगे। और यहाँ एनडीए और महागठबंधन दोनों के कई प्रमुख नेताओं का भविष्य दांव पर है। दूसरे चरण की अगर बात की जाए तो यहाँ पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, कैमूर और रोहतास जिलों में वोटिंग होगी। चुनाव आयोग की टीम ने इन तमाम क्षेत्रों में स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान जो सुरक्षा व्यवस्था है उसकी जानकारी ली है। CCTV मॉनिटरिंग सिस्टम कैसा है उसको जाना है। पुलिस बल की तैनाती, बैरिकेडिंग, प्रवेश और निकास व्यवस्था का विस्तृत जायजा जो है वो लिया गया है। और साथ ही साथ सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए चिन्हित मतगणना हॉल और कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण किया है। इस दौरान अधिकारियों ने संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो इलेक्शन कमीशन की तैयारी जो है वो पूरी नजर आ रही है। CCTV मॉनिटरिंग सिस्टम का निरीक्षण किया गया है, पुलिस बल की तैनाती, बैरिकेडिंग की समीक्षा, ताकि बिल्कुल फूल प्रूफ तरीके से जो है चुनाव वो संपन्न किए जा सकें। दूसरे चरण के चुनाव के लिए तमाम तैयारियां, दूसरे चरण के चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा इंतजामों की बात करें तो केंद्रीय सुरक्षा बलों की कुल 1650 कंपनियां तैनात की जा रही हैं। और साथ ही साथ इसके अलावा राज्य पुलिस बल की अतिरिक्त टुकड़ियां भी प्रत्येक जिले में भेजी गई हैं, ताकि हर मतदान केंद्र पर शांतिपूर्ण मतदान जो है वो सुनिश्चित किया जा सके। इस चरण में 45,399 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 40,073 ग्रामीण और 5,326 शहरी बूथ हैं। दूसरे चरण में कई अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात भी किए गए हैं और साथ ही बॉर्डर पर भी सील कर दिया गया है, ताकि शांतिपूर्ण तरीके से भयमुक्त मतदान संभव हो सके। अगर दूसरे चरण की बात की जाए तो यहाँ कल 11 नवंबर को सुबह 7 बजे से मतदान होगा। वहीं मधुबनी में मिथिला पेंटिंग्स के जरिए मतदाताओं से मतदान की अपील की गई है। इस पेंटिंग को बनाने वाली छात्राओं से बातचीत की है हमारे वरिष्ठ संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने, आप भी सुनिए। बिहार के चुनावी सफर में हम हैं मधुबनी में और मिथिला चित्रकला संस्थान में इस वक्त मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे लोक कला की। आज चुनावी बात नहीं होगी, लोक कला की बात होगी। ये जो पेंटिंग है जो आप लोगों ने बनाई है, आप तीनों ने मिलकर, क्या संदेश दे रही है? हम जानते हैं लोकतंत्र का महापर्व छठ महापर्व, तो इसको आपने छठ महापर्व से जोड़ा है, लोकतंत्र के महापर्व को, तो क्या आप कहना चाह रहे हैं, बताइए। इस पेंटिंग में के द्वारा यह बताया गया है कि जैसे बिहार में छठ महत्वपूर्ण है, ये हमारे बिहार का महापर्व में से गिना जाता है, वैसे ही लोकतंत्र का महापर्व इलेक्शन होता है। तो जैसे हम छठ में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, हिस्सा अपनी भागीदारी उसमें व्यक्त करते हैं, वैसे ही इलेक्शन में भी हम अपनी भागीदारी व्यक्त कर सकते हैं। और ये मिथिला चित्रकला संस्थान में
मधुबनी में एक और पेंटिंग है। छठ में लोग आए थे तो वो सब रुक गए वोट के लिए, जो भी बाहर से आए हुए थे या जो गांव में भी रहते हैं। यहाँ छठ पर्व खत्म होता है 27 से 28 को, यहाँ से पूरा वो श्रेणी जाता है और 11 को हमारे इधर हमारे मधुबनी जिला में है मतदान, तो उसके लिए सब वहीं से लाइन बाय लाइन सब मतदान के लिए आ रहे हैं मतदान केंद्र में। बड़ा शानदार संदेश आप लोगों ने इस पेंटिंग के जरिए दिया है। वोटिंग है हम लोग का, तो वो दर्शाएं इस पेंटिंग के जरिए कि छठ जैसे महापर्व है वैसे वोटिंग भी एक महापर्व के तौर पे हम लोग मना सके और उसे मनाएं और अपना वोट दे और एक अच्छा सरकार बनाएं। बहुत खूबसूरत तरीके से ये पेंटिंग बनाई गई है जिसमें ये छठ मनाते हुए लोग हैं और यहाँ से तारीख बताई गई 11 नवंबर को मधुबनी में मतदान होना है 10 विधानसभा में और ये मतदान केंद्र दर्शाया गया है। तो यानी जो भी जिन्होंने भी छठ मनाया है उत्साह से, वो उसी उत्साह से लोकतंत्र के महापर्व में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करें। कि छात्राएं ये अपील कर रही हैं दूसरे चरण के मतदाताओं से कि वो उसी उत्साह से लोकतंत्र के महापर्व में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करें जिस उत्साह से छठ महापर्व मनाया गया है। कैमरामैन मोर मुकुट के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, मधुबनी। इतना ही नहीं, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप कोषांग की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। गयाजी के गांधी मैदान में रंगोली प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। बिल्कुल, और रंगोली के माध्यम से लोगों को मतदान के महत्व के बारे में संदेश दिया गया। रंग बिरंगी आकृतियों और नारों के जरिए हर वोट की कीमत बताई गई और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हर नागरिक से वोट देने की अपील भी की गई। इस कार्यक्रम में कई स्कूलों के छात्र छात्राओं, शिक्षकों, स्थानीय कलाकारों और सामाजिक संस्थाओं ने हिस्सा लिया। सभी ने मिलकर रंगों के जरिए मतदान अवश्य करें ये संदेश दिया। तो बिल्कुल कहीं जो है मिथिला पेंटिंग के जरिए और कहीं रंगोली के जरिए अलग अलग तरीकों से किस प्रकार से मतदान को जो है हर व्यक्ति अपना वोट दे सके, अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके, इसके लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। आम जन भी प्रयास कर रहे हैं और जो प्रशासनिक अमला है वो भी लगातार प्रयास कर रहा है। आप देख सकते हैं गांधी मैदान में बनी ये रंगोली अपने आप में खास है, जो दिखाती है कि गयाजी है तैयार वोट करने के लिए और मेरा वोट मेरा अधिकार, अपने अधिकार का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए ये मतदाता जागरूकता अभियान जो है ये हर ओर से संध्या चलाया जा रहा है। और बिहार विधानसभा चुनाव पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे कई संवाददाता जुड़ गए हैं। ग्राउंड जीरो पर मौजूद है मधुरेश किशनगंज से, अमरेंद्र हमारे साथ औरंगाबाद से और धीरज सुपौल से। तो मधुरेश, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहेंगे क्योंकि कल जो है दूसरे चरण की वोटिंग है और उसको लेकर तमाम सारी तैयारियां जो चुनाव आयोग की ओर से भी की गई हैं, तमाम तैयारियां पूरी हैं और आज जो है तमाम पोलिंग टीमें जो हैं वो भी पहुंच रही हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए आज सुबह से ही जो तैयारी है वो ईवीएम डिस्पैच की वो शुरू हो जाएगा। अभी यहाँ पर जो कर्मचारी हैं उनका आना शुरू हो गया है और किशनगंज सीमांचल का एक एरिया है। सीमांचल बिहार विधानसभा चुनाव में बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर 24 विधानसभा सीटें हैं। कुल 122 विधानसभा सीटों के लिए कल मतदान होना है, जिसमें से 24 जो सीट है वो सीमांचल एरिया की है। और यहाँ जो सबसे बड़ी जो समस्या जो यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है वो घुसपैठियों का मुद्दा बताया जाता है क्योंकि सीमांचल का जो एरिया है वो नेपाल से भी सटा हुआ है और बांग्लादेश के भी पास है। ऐसे में यहाँ का जो मुख्य मुद्दा है वो घुसपैठियों का है। तो अब देखना ये है कि इस मुद्दे को लेकर के, विकास के मुद्दे को लेकर के लोग कल घर से कितना निकलते हैं। और जिस तरह हमने देखा था कि पहले चरण के मतदान में एक रिकॉर्ड परसेंटेज ऑफ वोटिंग हुई थी, समझा जा रहा है कि इस बार भी रिकॉर्ड परसेंट ऑफ वोटिंग होगी। इस बार भी जैसे पिछली बार ओवैसी यहाँ से अपना दमखम दिखा रहे थे, इस बार भी ओवैसी का यहाँ पे दमखम दिख रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर इस बार एनडीए भी मजबूत स्थिति में दिख रही है और महागठबंधन जो है उसने भी अपनी पूरी जोर आजमाइश की है। हालांकि अब देखना यह होगा कि कल जनता किसके साथ अपना मैंडेट देती है। जी
बिल्कुल, औरंगाबाद से हमारे सहयोगी संवाददाता अमरेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरेंद्र, ये बताइए कि औरंगाबाद के अब दूसरे चरण में जहां विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है, किस तरह का मिजाज है इस सीट को लेकर के, किस तरह के समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं? अगर हम पिछले कई सालों की बात करें, अगर 2010 की बात करें, उसके बाद की बात करें, तो इस सीट का मिजाज किस तरह का रहा है? देखिए संध्या, मैं आपको बता दूं कि 6 नवंबर को जिस तरह से वोटिंग हुई और एक 65.8% जब वोट हुआ तो एक बड़ा उत्साह सभी पार्टियों में है। और इस वक्त अगर बात करें चुनाव आयोग की, तो हर जिले में चुनाव आयोग ने विशेष तैयारियां की है। लोगों के स्कूलों के बच्चों के कैंप्स से सड़कों पे हैं और लगातार लोगों से मतदान कर रहे हैं। और जो सेकंड फेज है जिसमें 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान होना है, उसमें पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीहोर, सीतामढ़ी, मधुबनी, बक्सर, कैमूर, भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद, गया और जमुई। अब औरंगाबाद की बात करते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि किसी ज़माने में औरंगाबाद जो है एनडीए का एक गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन पिछले 2 विधानसभा के चुनावों से यहाँ पर कांग्रेस का कब्जा रहा है। और औरंगाबाद के आसपास की जो कुटुंबा है, नवीनगर है, वहाँ पे भी महागठबंधन ने कब्जा किया हुआ है। और अगर पूरे शाहाबाद बेल्ट की बात करें, ये पूरा शाहाबाद बेल्ट में आता है। इसके अलावा रोहतास की बात करें या और आसपास के हिस्सों की बात करें, तो यहाँ पर महागठबंधन ने पिछले 2 चुनावों में अच्छा वर्चस्व कायम किया है। लेकिन इस बार के सिनेरियो बदल गए हैं। जो आपने मुद्दों की बात की, इस बार लोग जागरूक हुए हैं। उनका कहना है कि जो विकास की अपेक्षाएं थी अपने प्रतिनिधियों से, वो उनको पूरी नहीं हो पाई। इसलिए जो है इस बार उन्होंने बदलाव का मन बनाया है। और जो सबसे बड़ा मुद्दा आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे प्रचार के दौरान 14 बड़ी रैलियां की हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने 36 रैलियां की हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 31 बड़ी रैलियां की हैं। उसके अलावा एनडीए ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तो एक बड़ा मुद्दा टर्न हुआ है। और आप देखिए कि जिस तरह से महागठबंधन के मंच से इस तरह की बात कही जा रही थी कि तेज प्रताप भैया, तेजस्वी की बोली और कट्टे की गोली से कोई नहीं बच सकता, तो ये प्रधानमंत्री ने कैंपेन को रोक दिया कि देखिए फिर से ये लोग जंगल राज की बात करने आए हैं। और 2005 का जो बिहार था, जो 2005 से पहले का जो बिहार था, ये उसको लाना चाहते हैं। तो जनता ने इस बार फिर से इस बात पे सोचना प्रारंभ किया कि क्या वजह है कि क्यों इस तरह की बात महागठबंधन कर रहा है। तो जनता ने अपने जो विकास वाला जो मुद्दा है उस पर वोट देने का मन बनाया। और जो लोगों से मेरी बात हुई, मेरी काफ़ी सारे लोगों से बात हुई और मैंने पूछा क्या आप किस तरह का बिहार चाहते हैं, आपको बिहार से क्या अपेक्षाएं, तो सभी का कहना है कि वो बिहार जो प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़े, वो बिहार जिसमें विकास दिखे, वो बिहार जिसमें पलायन रुके, वो बिहार जहां पर रोजगार की संभावनाएं हो और महिलाएं सशक्त हों। तो महिलाओं ने भी खासा मन बना लिया। और देखिए, एक पिछला जो रिकॉर्ड है इसलिए भी उत्साहित करता संध्या कि महिलाओं का जो मत फीसद था वो 69% था, जबकि पुरुषों का मत फीसद 61% था। और उसमें से सबसे बड़ी बात है कि जो मीनापुर सीट है उसने तो रिकॉर्ड सारे तोड़ दिए, 77.54% मतदान करके। तो इस बार कहीं ना कहीं ज्यादा उत्साह है और उसको लेकर तैयारियां की गई हैं। लेकिन मतदाता जागरूक हुआ है। और सेकंड फेज का सबसे बड़ा मुद्दा इस बार के चुनाव में विकास बनाम जंगल राज ही बना हुआ है। और जंगल राज का सबसे बड़ा नुकसान जो है वो महिलाओं को ही झेलना पड़ता है। सुपौल से हमारे सहयोगी धीरज भी हमारे साथ है। धीरज, सुपौल का राजनीतिक मिजाज जो है वो क्या कह रहा है? साथ ही साथ जिस तरह से हमने देखा कि पहले चरण में बम्पर वोटिंग हुई है, तमाम रिकॉर्ड टूटते हुए नजर आए हैं, इस उत्साह को आप कैसे देखते हैं? और दूसरे चरण में भी कुछ इसी तरह का उत्साह नजर आ सकता है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा सहला। सुपौल ये कोसी का अंचल इसे कहा जाता है। और कोसी के अंचल के बारे में कहा जाता है, यहाँ के विश्वकर्मा विजेंद्र प्रसाद यादव, जो कि यहाँ के बिजली मंत्री रहे हैं, और जो पूरे सुपौल की राजनीति है या पूरे कोसी अंचल की राजनीति है, उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है, क्योंकि उन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए ढेरों काम किए हैं। तो सुपौल विधानसभा चुनाव और उसके आसपास के जो विधानसभा हैं उसकी स्थिति यही है कि यहाँ एनडीए गठबंधन पिछले चुनाव में भी बढ़त की स्थिति में थी। और इस बार के चुनाव में भी दरअसल इस इलाके से 2 मंत्री आते हैं। एक मंत्री छातापुर विधानसभा सीट से आते हैं, नीरज कुमार बबलू, कद्दावर नेता माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के।
और दूसरी तरफ विजेंद्र प्रसाद यादव। कोसी का ये जो अंचल रहा है, ये अगर हम पहले 15 साल पहले अगर हम देखेंगे तो ये इलाका बिहार के शेष इलाकों से कटा हुआ इलाका था, क्योंकि यहाँ जो कोसी नदी है वो प्रचंड बाढ़ लाती है और यहाँ पे लोगों को काफ़ी नुकसान पहुँचाती है। और हम जानते भी हैं कि कोसी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। तो इस इलाके के लोग उस शोक के साए में जीते थे। उनके लिए कोई बहुत बड़ा पुल पुलिया या तटबंध नहीं था, यातायात की सुविधाएं नहीं थी। लेकिन बीते 10-15 सालों में कोसी अंचल ने जिस प्रकार से विकास किया है, कोसी तटबंध का निर्माण किया गया है, चौड़े पुल का निर्माण किया है। आज से मैं 15 साल पहले जब मैं कोसी आता था तो इस इलाके तक पहुंचने के लिए हमें नाव की सवारी करनी पड़ती थी, हमारी गाड़ियों को भी बड़े नाव पर चढ़ाना पड़ता था, तब हम नदियों को पार करते थे। लेकिन आज कोसी के इलाके में हम एयरपोर्ट भी देखते हैं, आज कोसी के इलाके में हम 7 नेशनल हाईवेज भी देखते हैं, कनेक्टिविटी देखते हैं, बड़े बड़े जो कह सकते हैं कि पुल का निर्माण देखते हैं। तो इस निर्माण में यहाँ के जो स्थानीय मंत्री हैं, विजेंद्र प्रसाद यादव हों, जो कि सुपौल से लगभग 7-8 बार से चुनाव जीते धीरज, यानी कि अपने विकास की कहानी बयां कर रही है ये सीट। और इसके साथ साथ ये सीट इसलिए भी खासी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ सामाजिक समीकरण को साधना बहुत ही आसान भी कहें और मुश्किल भी कहें, और इसीलिए उम्मीदवार जो हैं वो लगातार अपने अपने वादों के साथ चुनावी मैदान में। बहुत बहुत शुक्रिया धीरज आपका, अमरेंद्र आपका भी, और मधुरेश आपका भी तमाम अपडेट हमसे साझा करने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए नया सवेरा। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। अरे द्रविड़ जी, आपको गैराज छोड़ दो, आइए। काश आप जैसा गेम चेंजर हमारे पास भी होता। है ना, खेती का गेम चेंजर। जय किसान नवरत्न नैनो शक्ति, नैनो DAP। इसके हर ड्रॉप में है करोड़ों नैनो पार्टिकल्स की शक्ति। नैनो पार्टिकल्स के कारण पत्तियां इन्हें दोनों साइड से अब्सॉर्ब करें बिना वेस्टेज और उपज खूब बढ़ाएं। जय किसान नवरत्न नैनो शक्ति, नैनो DAP, विज्ञान का वरदान, हर फसल की शान। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गर्म मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपको बता दें कि RJD प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के लिए आज मुश्किल भरा दिन रह सकता है। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब्स यानी जमीन के बदले नौकरी घोटाले के मामले में आज आरोप तय हो सकते हैं। आपको बता दें कि इस केस में लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती समेत अन्य आरोपी बनाए गए हैं। ये मामला जो है वो 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। CBI का ये कहना है कि उस समय रेलवे में ग्रुप D की नौकरियों के बदले उम्मीदवारों से सस्ती या फिर मुफ्त में जमीन ली गई थी। जांच एजेंसियों का कहना है कि ये जमीनें लालू यादव के परिवार या फिर उनके करीबियों के नाम पर ली गई थीं। अगर अब अदालत आरोप तय करती है तो मामला ट्रायल फेज में जाएगा और यहाँ गवाहों और सबूतों के आधार पर सुनवाई को आगे बढ़ाया जाएगा।
दिल्ली नगर निगम के 12 वार्ड में होने जा रहे उपचुनावों के लिए सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। संध्या, बिल्कुल, और इस चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन भी है। नामांकन पत्रों की जांच 12 नवंबर को होने वाली है और नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 15 नवंबर है। एमसीडी उपचुनाव के लिए 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 3 दिसंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख से पहले राजधानी की सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने 12 वार्ड में से 8 जगह महिलाओं को अपना प्रत्याशी बनाया है। खबर आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई। आम आदमी पार्टी के नेता शोएब इकबाल ने अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है और उसकी वजह भी साफ तौर पर बताई है। शोएब इकबाल ने पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर अपना इस्तीफा दिया। शोएब ने कहा कि वो पार्टी की विचारधारा से तंग आ चुके हैं। आज आम आदमी पार्टी के तमाम पदों से और प्राइमरी सदस्य से अपना इस्तीफा और रिजाइन करता हूं। मेरी जितनी भी इनके साथ मामलात रहे उसमें मैंने देखा ये खरे नहीं उतरे और दिल्ली की जनता के लिए जो इनको अहम काम करने थे वो नहीं कर पाए। इसलिए इनकी आइडियोलॉजी, विचारधारा और नीति से मैं तंग आकर आज मैं जो हूँ अपना त्यागपत्र मैंने भेज दिया है। अब मेरा कभी भी आम आदमी पार्टी से कोई ताल्लुक, कोई लेना, कोई देना नहीं रहेगा। और आइए आपको लिए चलते हैं अयोध्या, क्योंकि योगी सरकार अयोध्या के गुप्तार घाट के पास भव्य रामायण थीम पार्क का निर्माण कर रही है। पार्क में भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमान, विभीषण और अंगद सहित रामायण के प्रमुख पात्रों की विशाल मूर्तियां स्थापित की जा रही हैं। और साथ ही साथ रावण की 25 फुट ऊंची विशाल प्रतिमा भी आकर्षण का केंद्र होगी, जिसे राम रावण युद्ध मुद्रा में स्थापित किया जाएगा। ये थीम पार्क राम मंदिर से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर गुप्तार घाट पर बन रहा है। मान्यता है कि प्रभु राम यहीं से परमधाम गए थे। श्री राम जी के जन्म से लेके और रावण वध तक ये इसमें सारी प्रतिमाएं लगाई जा रही हैं, जो कि म्यूरल लगाया जा रहा है। और इसमें यही सब दिखाया जा रहा है कि उनका मतलब जो है जो मेन रोल था हमारा रामायण में, वो मेन चीजों की मूर्ति बनाई गई है और वही लगाया जा रहा है। यहाँ पे पार्क ये बनाया जा रहा है, बहुत खूबसूरती के साथ बनाया जा रहा है। और असम कैबिनेट ने क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं वो भी आपको बता देते हैं। असम कैबिनेट ने असम बहु विवाह निषेध विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य छठे अनुसूचित क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में बहु विवाह की प्रथा को गैर कानूनी घोषित करना और समाप्त करना है। बिल्कुल, इस विधेयक में प्रावधान है कि जिस व्यक्ति का जीवन साथी जीवित है, दोनों में तलाक नहीं हुआ है या फिर वो कानूनी रूप से अलग नहीं हुए हैं, वो दूसरा विवाह नहीं कर सकता। बैठक में स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा देने, असम की गौरव उमाक्षित छेत्री और उनके शानदार खेल प्रदर्शन के लिए 25 लाख रुपए की सहायता राशि देने पर भी फैसला हुआ है। कैबिनेट की बैठक में राज्य ऊर्जा क्षमता में वृद्धि और मूल निवासी परिवारों को भूमि अधिकार प्रदान करने के फैसले भी शामिल हैं। भारतीय सेना ने ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज त्रिशूल के तहत रण और क्रीक सेक्टर में एक्सरसाइज ब्रह्मशिरा का आयोजन किया। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास में तीनों सेनाओं के साथ इंडियन कोस्ट गार्ड और बीएसएफ ने भी भाग लिया। अभ्यास के दौरान नागरिक प्रशासन के सहयोग से स्थल, समुद्र और हवा में संयुक्त युद्ध क्षमताओं का परीक्षण और सत्यापन किया गया। अभ्यास के दौरान नए सैन्य ढांचे, उन्नत तकनीकों और अनुकूलनशील युद्ध क्षमताओं का भी मूल्यांकन किया गया। और नया सवेरा में अब समय है साइंस स्पार्क सेगमेंट का। मेडिकल एंड टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में एक बड़ी इनोवेशन सामने आई है। गूगल ने एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई टूल बनाया है जो अब कैंसर की दवा खोजने में डॉक्टर्स की मदद कर रहा है। और बिल्कुल इसी इनोवेशन यानी कि नवाचार से जुड़ी रिसर्च को डिटेल में जानने के लिए आपको लिए चलते हैं अपने सहयोगी गौरव के पास।
विज्ञान और तकनीक की दुनिया में एक बहुत बड़ी छलांग लगी है। गूगल ने एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल बनाया है जो अब कैंसर की दवा खोजने में डॉक्टरों की मदद कर रहा है। ये एआई हमारे शरीर की कोशिकाओं यानी सेल्स की भाषा को समझ सकता है। इसने लाखों मरीजों के डेटा को पढ़कर एक ऐसी भविष्यवाणी की जो लैब टेस्ट में 100% सही निकली। इस खोज से अब दवा रिसर्च में लगने वाला अरबों रुपए का खर्च और महीनों का समय बचेगा। तो साइंस स्पार्क में विस्तार से बात होगी इसी महत्वपूर्ण प्रयोग की। पहला सवाल, क्या है गूगल का एआई टूल और कैसे करेगा काम? गूगल ने C2S स्केल नाम का एक जबरदस्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल बनाया है। यह कोई रोबोट या जादू की छड़ी नहीं, बल्कि एक स्मार्ट सहायक है जो बहुत तेजी से और बहुत बड़े पैमाने पर मरीजों के डेटा को पढ़ सकता है, जिसे आप डॉक्टरों का स्मार्ट सहायक कह सकते हैं। यह एआई बिल्कुल एक भाषा विशेषज्ञ की तरह काम करता है, लेकिन यह इंसानी भाषा नहीं बल्कि हमारे शरीर की कोशिकाओं यानी सेल्स की भाषा को समझता है। ये एआई लाखों मरीजों के जटिल जैविक डेटा और वैज्ञानिक रिसर्च को पढ़कर सटीक बीमारी का पता लगा सकता है। फिर ये हर कोशिका के जीन एक्सप्रेशन यानी कौन सा जीन कितना सक्रिय है उसको एक सेल सेंटेंस में बदल देता है। यानी ये टूल हमारे शरीर की कोशिकाओं यानी सेल्स की भाषा को समझने की कोशिश करता है और ये पता लगाता है कि कोशिका बीमार कैसे होती है या दवा पर कैसे प्रतिक्रिया करती है। इसी क्षमता का उपयोग करते हुए एआई ने एक ऐसी पुरानी दवा सिल्मिटासर्टिब के नए इस्तेमाल की भविष्यवाणी की जो कैंसर कोशिकाओं को इम्यून सिस्टम के लिए दिखने वाला बना सकती हैं। इसे ऐसे समझिए कि किसी कैंसर मरीज के शरीर में जो कैंसर कोशिकाएं होती हैं वो खुद को इम्यून सिस्टम से छुपा कर रखती हैं। गूगल के एआई ने जिस पुरानी दवा सिल्मिटासर्टिब की पहचान की है वो कैंसर के कैमोफ्लेज को हटा देती है। इससे हमारा इम्यून सिस्टम कैंसर को देख पाता है और उसे नष्ट कर देता है। यानी एआई ने एक तरह से दुश्मन पर टॉर्च मार दी है जिसकी रोशनी से कैंसर जैसा दुश्मन दिख जाएगा और इम्यून सिस्टम उसे नष्ट कर देगा। दूसरा सवाल, एआई ने कैंसर की दवा खोजने में कैसे किया चमत्कार? गूगल के इस एआई ने कोई नई दवा नहीं खोजी बल्कि एक स्मार्ट आइडिया दिया जो विज्ञान की दुनिया के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। कैंसर कोशिकाएं अक्सर हमारे इम्यून सिस्टम से छिप जाती हैं, जिससे उन पर हमला करना मुश्किल हो जाता है। एआई ने लाखों वैज्ञानिक डेटा और रिसर्च को पलक झपकते में ही पढ़ा और सुझाव दिया कि एक पुरानी पहले से मौजूद दवा सिल्मिटासर्टिब को एक नए तरीके से इस्तेमाल किया जाए। गूगल के वैज्ञानिकों ने जैसे ही सुझाव को लैब में टेस्ट किया, एआई की भविष्यवाणी 100% सही निकली। यानी पुरानी दवा का नया इस्तेमाल सचमुच में असरदार पाया गया। यह खोज इसलिए भी महत्वपूर्ण साबित हुई क्योंकि इसने एक तरह से पुरानी दवा को पहचाना और बताया कि इसे कैंसर के खिलाफ एक शक्तिशाली हथियार कैसे बनाया जा सकता है, जिससे अरबों रुपए और समय की बचत हुई। तीसरा सवाल, इस एआई टूल पर वैज्ञानिकों का क्या मानना है? वैज्ञानिकों का मानना है कि इस एआई टूल ने भले ही दवा खोजने में बड़ा कमाल किया हो, लेकिन वो अभी इंसान जितना होशियार नहीं है, बल्कि वे एआई को डॉक्टरों का एक बेहद स्मार्ट सहायक मानते हैं। बेंगलुरु के वैज्ञानिक डॉक्टर सुनील लक्ष्मण साफ कहते हैं कि एआई ने कोई ऐसी बात नहीं बताई जो इंसान कभी सोच नहीं सकता। हाँ, लेकिन उसी बात को एआई ने लाखों गुना तेजी से खोज निकाला। ये तेजी ही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। ये खास तौर पर भारत जैसी जगहों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जहां रिसर्च लैब में कई बार डेटा और संसाधनों की कमी होती है। वहां एआई की स्पीड बहुत काम आएगी। संक्षेप में कहें तो गूगल का एआई टूल कोई जादूगर नहीं, बल्कि डॉक्टरों का एक तेज, स्मार्ट और भरोसेमंद सहायक है। ये लाखों किताबों और डेटा को पढ़कर बहुत जल्दी और कम समय में कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज के लिए नई और असरदार दिशा दिखा रहा है। भारत के वैज्ञानिक भी इस कदम की सराहना करते हैं और मानते हैं कि आने वाला वक्त एआई और इंसान की इस साझेदारी का ही है। तो इसी के साथ साइंस स्पार्क में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।
तो आज दुनिया जिस तेजी से, जिस रफ्तार से बदल रही है, उसमें विज्ञान सबसे बड़ा इंजन बन गया है। हर नई खोज इंसान को आगे बढ़ाने के साथ शांति और विकास की राह भी दिखा रही है। इसी सोच को सम्मान देने के लिए हर साल 10 नवंबर को मनाया जाता है विश्व विज्ञान दिवस। वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, जिसे हम विश्व विज्ञान दिवस के नाम से भी जानते हैं, इसकी शुरुआत यूनेस्को ने साल 2001 में की थी। इस दिन का मकसद है विज्ञान के जरिए समाज में शांति, विकास और जागरूकता को बढ़ावा देना, यानी विज्ञान को सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि इंसानियत से जोड़ना। और भारत इस दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। न्यू इंडिया के एस्ट्रोनॉट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष में चहलकदमी करती ये तस्वीर दरअसल विज्ञान के साथ चहलकदमी करते नए करोड़ों युवाओं के कल्पना में समाये हिंदुस्तान की दमदार तस्वीर थी। भारत ने विज्ञान को देश के विकास की धुरी ही नहीं बनाया है, बल्कि विज्ञान को आम मानव के जीवन को आसान बनाने का प्रभावी हथियार भी बनाया है। सरकार की विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति की वजह से आज भारत विज्ञान के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अटल इनोवेशन मिशन, नेशनल क्वांटम मिशन, AI मिशन और सेमीकंडक्टर मिशन जैसे कार्यक्रम आज देश के युवाओं को शोध और नवाचार के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। भारत चिप निर्माण में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सेमीकंडक्टर मिशन पर 76,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं ताकि देश में चिप बनाने का मजबूत सिस्टम तैयार किया जा सके और भारत को चिप हब बनाकर प्रौद्योगिकी निर्भरता कम की जा सके। यही नहीं, भारत अब अपने यात्री विमान खुद बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL और रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन UAC के बीच एक समझौता हुआ है, जिसके तहत दोनों कंपनियां मिलकर SJ-100 यात्री विमान का निर्माण करेंगी। प्रौद्योगिकी के साथ यंग इंडिया की ताकत हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखने को मिली थी, जिसमें दुश्मन को धूल चटाने के लिए एक भी जवान बैरक से बाहर तक नहीं निकला। प्रौद्योगिकी के साथ सशस्त्र बलों के शौर्य ने एक बार फिर दुश्मन को घुटने पर ला दिया। भारत में इसरो विज्ञान का सबसे चमकता सितारा है। चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता के साथ ही चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत पहला देश बना। 15 फरवरी 2017 को इसरो ने एक ही मिशन में 104 सैटेलाइट लॉन्च कर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। इसरो अब इंसान को अंतरिक्ष भेजने वाला गगनयान मिशन, चंद्रयान 4 और स्पेस स्टेशन प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। यही वजह है कि आज दुनिया में भारत की पहचान इनोवेशन लीडर के तौर पर हो रही है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 की रैंकिंग में भारत लंबी छलांग लगाते हुए 38वें नंबर पर पहुंच गया है। इस रैंकिंग में सुधार का मतलब है कि भारत में नए विचार, स्टार्टअप्स और शोध लगातार बढ़ रहे हैं। विज्ञान का असली मतलब सिर्फ प्रयोग नहीं बल्कि जिज्ञासा है। वो जिज्ञासा जो हर बच्चे, हर शोधकर्ता और हर नागरिक में होनी चाहिए, क्योंकि अब विज्ञान आगे बढ़ता है तो देश भी आगे बढ़ता है। विश्व विज्ञान दिवस हमें यही याद दिलाता है कि विज्ञान ही विकास है और विकास ही शांति का रास्ता। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। और रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो बात करेंगे समाचार पत्रों में छपी प्रमुख और दिलचस्प खबरों की। यही तो है MDH केसर का बहाना। MDH शुद्ध केसर, खुशबू ऐसी जो दिल जीत ले। This is no ordinary sky. This is where legends are born. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. The Indian Air Force to be a cut above. अरे द्रविड़ जी, आपको गैराज छोड़ दूं? आइए। काश आप जैसा गेम चेंजर हमारे पास भी होता। है ना, खेती का गेम चेंजर।
जय किसान नवरत्ना, नैनो शक्ति, नैनो डीएपी, इसके हर ड्रॉप में है करोड़ों नैनो पार्टिकल्स की शक्ति। नैनो पार्टिकल्स के कारण पत्तियां इन्हें दोनों साइड से एब्जॉर्ब करें बिना वेस्टेज और उपज खूब बढ़ाएं। जय किसान नवरत्ना, नैनो शक्ति, नैनो डीएपी, विज्ञान का वरदान, हर फसल की शान। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आइए अब आपको बता देते हैं कि आज के समाचार पत्रों में वो कौन कौन सी महत्वपूर्ण खबरें हैं जो आपके लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। तो पहली खबर आपको बताते हैं जो कि है पैन और आधार लिंकिंग से जुड़ी हुई। जी हाँ, अगर पैन आधार लिंकिंग हुआ ज़रूरी, नहीं तो 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। तो ये तारीख आप नोट कर लीजिए। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सभी करदाताओं को अपना पैन कार्ड अपने आधार नंबर से लिंक करना होगा और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपना रिटर्न भी दाखिल नहीं कर पाएंगे और रिटर्न ले भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए इस तारीख का ख्याल रखिए। 1 जनवरी 2026 से पहले आप अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर दीजिए। और वहीं अगली खबर का रुख कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ से है ये अगली खबर। जी हां, छत्तीसगढ़ में आत्मसमर्पित माओवादियों को पुनर्वास नीति के तहत मुख्य धारा में लाने के सार्थक प्रयास हो रहे हैं। बस्तर के जंगलों में जहां कभी बंदूकें थामे रहने वाले हाथ होते थे, वो अब मेहनत और विकास की राह पर अग्रसर नजर आ रहे हैं। जिनकी जुबान पर कभी लाल सलाम होता था, वहीं अब नमस्ते की मिठास वहां पर घुलती भी नजर आ रही है। बीजापुर जिले के 30 आत्मसमर्पित माओवादियों ने एक नई राह चुनी है। जी हां, अब उनका मुख्य हुनर गुरिल्ला लड़ाई नहीं है बल्कि मुस्कान और अतिथि सत्कार है। पुनर्वास नीति के तहत इन्हें जगदलपुर के समीप आड़ावाल स्थित लाइवलीहुड कॉलेज में अतिथि सेवा सहयोगी के तौर पर जो है व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अगली खबर क्या कुछ है? अगली खबर है अंगदान महादान से जुड़ी हुई। जी हां, अंगदान बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने पहल की है। लगातार इस पर काम भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने को कहा गया है ताकि समय पर अंगदान हो सके और जागरूकता को भी लगातार आगे बढ़ाया जा सके। आपको बताएं कि समय पर पहचान और रेफरल के अभाव में कई संभावित अंगदाता हो जाते हैं व्यर्थ। ये बात सामने आई है। इसको लेकर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2030 के नामक रिपोर्ट भी जारी की गई, जिसमें आंकड़े बताए गए हैं और समय पर यदि अंगदान किया जा सकता तो लोगों को जीवन मिल जाता। और बिल्कुल, और संध्या, हम अक्सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या कुछ उपयोग है और किस तरह से हमारे जीवन को और ज़्यादा बेहतर बना सकता है, इस पर लगातार बात कर रहे हैं। और उसी दिशा में अब गृहिणियों के लिए भी एक अच्छी खबर ये है कि खाने में क्या बनाएं या अब आप AI से पूछ सकते हैं। जी हाँ, रोज़ रोज़ की उलझन से बच सकते हैं। आपको सिर्फ ये बताना होगा कि आपके किचन में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, आपके बच्चों को क्या पसंद है, आपको क्या पसंद है, और उस हिसाब से AI जो है आपको डेली की जो क्या आप बना सकते हैं उसकी रेसिपी भी बता देगा और क्या आपके लिए फायदेमंद है ये भी बता देगा। तो जो रोज रोज की उलझन होती है उससे कहीं ना कहीं अब आप बच सकते हैं AI के जरिए। तो ये तो हुई समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों से जुड़ी हुई बात, लेकिन जब AI की बात है तो नई नई तकनीक से जुड़ी हुई खबरों पर भी नजर डाल लेते हैं हमारे खास सेगमेंट टेक टॉक के जरिए। केंद्र सरकार ने स्वच्छता अभियान के तहत विभिन्न मंत्रालय और विभागों से कबाड़ की बिक्री कर करीब 800 करोड़ रुपए कमाए हैं। जी हां, ये राशि जो है चंद्रयान 3 के बजट से भी कहीं ज्यादा है। साथ साथ इस स्वच्छता अभियान से करीब 232 लाख स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस भी फ्री हुआ है। 2 से 31 अक्टूबर तक चले इस अभियान में करीब 29 लाख फिजिकल फाइल्स को भी हटाया गया है। और अब बात कृषि जगत की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज ओडिशा में
मंडिया दिबासा यानी श्री अन्न दिवस कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में भागीदारी करेंगे। वो इस अवसर पर राज्य और देश के बाकी हिस्सों में श्री अन्न के उत्पादन, प्रसंस्करण और उपभोग को प्रोत्साहित करने से संबंधित केंद्र के उपायों की जानकारी भी देंगे। इसके बाद कृषि मंत्री खेतों का दौरा करने के लिए कटक के सदर क्षेत्र में किसानों के साथ सीधी बातचीत करेंगे और ICAR की संयुक्त रणनीतिक बैठक में भी शामिल होंगे। चलिए तो और अब देख लेते हैं दुनिया भर की कुछ खास और अहम खबरें। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को उम्मीद है कि शटडाउन जल्द खत्म हो जाएगा। सीनेट के कई डेमोक्रेट्स ने भी व्हाइट हाउस से कुछ महत्वपूर्ण घोषणा होने पर सरकार के पक्ष में मतदान की इच्छा जताई है। शटडाउन के कारण 2000 उड़ानें रद्द हो गई हैं। ब्राजील की मेजबानी में बेलेम शहर में आज से जलवायु परिवर्तन पर 30वां सम्मेलन COP30 शुरू हो रहा है। बिल्कुल, और ये सम्मेलन 21 नवंबर तक चलने वाला है। भारत की ओर से पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। और सऊदी अरब ने भारतीय हाजी तीर्थयात्रियों के लिए 1,75,025 कोटी को मंजूरी दी है। सऊदी अरब के हज और उम्रा मंत्री के साथ सफल द्विपक्षीय बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है। इसकी जानकारी केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने साझा की है। इसके अलावा अगली खबर आपको बता दें कि सीरिया के राष्ट्रपति अल शरा अमेरिका दौरे पर हैं और अपने समकक्ष राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं। करीब 8 दशक में ये पहली बार है जब कोई सीरियाई राष्ट्रपति अमेरिका का दौरा कर रहा है। पिछले सप्ताह ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल शरा पर लगे प्रतिबंधों को हटाया है। कनाडा के टोरंटो में इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई है, जिससे पूरा शहर सफेद चादर में लिपट गया। पहली बर्फबारी को यहां सर्दियों का आगमन माना जाता है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में तापमान और गिरेगा। और अब बात कर लेते हैं कारोबार जगत की बिजनेस ब्रीफ में। जीएसटी में छूट के बाद लकड़ी, टेराकोटा, जूट, कपड़ा और चमड़े के उत्पादों की बिक्री और आय दोनों बढ़ी है। असम के मोगा रेशम, पश्चिम बंगाल के नक्शीकांत और हिमाचल के कुल्लू शॉल और चंबा रुमाल जैसे पारंपरिक उद्योगों को बड़ा फायदा मिला है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले DPIIT ने 50 से अधिक कंपनियों के साथ समझौता किया है। इसका मकसद इनोवेशन को बढ़ावा देना, स्टार्टअप्स को इंडस्ट्री से जोड़ना और भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करना है। केंद्र सरकार ने 2025-26 शुगर सीजन के लिए 15 लाख टन चीनी के निर्यात की अनुमति दी है। साथ साथ केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने शीरा पर से 50% निर्यात शुल्क हटाने का निर्णय किया है। अब चलते हैं खेल जगत में और आपको बताते हैं हमारा खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक। सूरत में खेले गए रणजी ट्रॉफी के ग्रुप मैच में मेघालय के आकाश कुमार चौधरी ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ सिर्फ 11 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर फर्स्ट क्लास क्रिकेट का सबसे तेज अर्धशतक जड़ने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। FIDE शतरंज विश्व कप में भारतीय ग्रैंडमास्टर विदित गुजराती तीसरे दौर के टाई ब्रेक गेम के दूसरे सेट में अमेरिका के सैम शैकलैंड से हारकर विश्व शतरंज कप से बाहर हो गए। काहिरा में चल रहे ISSF विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में भारत के अनीश भनवाला ने रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। उन्होंने फाइनल में कुल 28 निशाने लगाए। लियोनेल मेसी के 2 गोल और 2 असिस्ट की मदद से इंटर मायामी ने नैशविल को 4-0 से मात दी। इस जीत के साथ इंटर मायामी ने क्लब के इतिहास में पहली बार MLS कप के प्लेऑफ में जगह बनाई। और अब बात होगी आपकी और हमारी सेहत की फिटनेस मंत्रा में। जी हाँ, टीकाकरण कई जानलेवा और गंभीर बीमारियों के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं और इसके बारे में जागरूकता फैलाना भी बहुत जरूरी है। रोग और संक्रमण स्वास्थ्य को कई तरह से प्रभावित करते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य के लिए टीकाकरण का विशेष महत्व है। स्वस्थ रहने के लिए बीमारियों से बचाव करना आवश्यक है
और इसमें हमारी सहायता करता है टीकाकरण। पूरी दुनिया में टीकाकरण ने बच्चों के स्वास्थ्य में बहुत बड़ा योगदान दिया है। जो 5 साल से कम बच्चों की मृत्यु दर है भारत में, वो 2014 में 45 थी, जो घट के 2019 में 35 हो गई। और इसका मुख्य कारण जो रहा वो टीकाकरण रहा। कोविड के बाद जो हमारा प्लेटफॉर्म था उसको हमने इस्तेमाल किया, यूविन प्लेटफॉर्म बनाया गया, जिसमें सारे टीकाकरण जो है उनकी जानकारी, उनका रिकॉर्ड अब परिवारों को, माँ बाप को फोन नंबर से आराम से मिल सकता है। और इवन है जिसके अंदर हम पूरा कितना नेटवर्क चल रहा है वैक्सीनेशन का, इम्यूनाइजेशन का, सेफ वैक का प्रोग्राम है, जिसमें हम देखते हैं कि कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है टीका का। टीकाकरण सही समय पर कराएं। ध्यान रखें कि एक भी टीका बच्चे को लगवाना न छूटे। इससे हम जो देश के अंदर तकरीबन 3 करोड़ माओं को सालाना टीकाकरण करते हैं, टिटनेस डिप्थीरिया जैसी बीमारी से बचाने की कोशिश करते हैं। बच्चों को जो है तकरीबन 2.7 करोड़ बच्चे सालाना हर साल जो होते हैं उनको टीके दिए जाते हैं। और 1.25 करोड़ के करीब हमारी इम्यूनाइजेशन सेशंस हैं। 1 लाख से ऊपर ILR और डीप फ्रीजर है जहाँ पे इनको सेफली रखा जाता है टीका को। तो इतनी बड़ी संख्या में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हमारे शरीर में किसी बीमारी से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जो दवा दी जाती है उसे टीका या वैक्सीन कहते हैं। टीकाकरण प्रतिरक्षा प्रणाली को रोगाणुओं के खिलाफ तैयार करता है और शरीर की रक्षा करता है। सरकार ने मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम चलाया 7 बीमारियों के लिए, और जो नारा है वो है 5 साल में 7 बार आपको टीका लगाना है। ठीक है, 7 बार आपको टीका लगाना है, जन्म पे, 6 हफ्ते पे, 10 हफ्ते पे, 14 हफ्ते पे, 9 महीने पे, 12 से 15 महीने पे और 5 साल पे। तो ऐसे 7 बार में टीकाकरण लगाए हैं तो बच्चों को हम बीमारियों से बचा सकते हैं और बच्चों में मृत्यु दर कम करी जा सकती है। टीकाकरण से कई ऐसी बीमारियों और संक्रमण से बचाव संभव है जो जीवन के लिए खतरा बन सकती हैं। टीकाकरण स्वस्थ जीवन और रोगों से बचाव का एक प्रभावशाली विकल्प है। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। और नया सवेरा में अब वक्त आ गया है मौसम की जानकारी हासिल करने का।
और नया सवेरा में अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले हम आपको छोड़े जा रहे हैं लेह लद्दाख में थिक्से मठ उत्सव की झलकियों के साथ। जी हाँ, इसमें पारंपरिक वेशभूषा पहने बौद्ध भिक्षुओं ने मुखौटा नृत्य प्रस्तुत किया और इस नृत्य को चाम नृत्य भी कहा जाता है, जो कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। तो आप इस नृत्य का, इन झलकियों का आनंद उठाइए। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे LIC।